नमस्कार दोस्तों, टीजीटी के सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। हमने उस दिन आपके जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं और फिर से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कक्षक डोनट के आकार का है और इसके दो लोब्स एक्स अक्ष के अनुदिश होते हैं। ठीक है, इसने बात किया है डी कक्षक के बारे में। देखिए, डी में टोटल कक्षक कितने होते हैं? डी में टोटल कक्षक होते हैं 5 कक्षक होते हैं। इनके नाम है डी एक्स। मैं क्रम से लिख देता हूं इसको, है ना, ऑर्डर चेक कर लीजिए। ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड या जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर था? बहुत सारी बातें इसमें, यानी इनमें एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स में नोडल तल होते हैं 2 और इनमें नहीं होते। ठीक है, और इसने सवाल हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा कक्षक डोनट के आकार का है और इसके दो लोब्स जेड अक्ष के अनुदिश होते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, ये पहला कक्षक है। ठीक है, ये इस तरीके का होता है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई इसके दो लोब्स होते हैं इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से। यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, दिस टाइप। ठीक है, ये वाला लोब्स हो जाएगा इसका, ये जेड एक्स में और ये होगा वाई जेड में। दूसरा सेकंड, ये वाई जेड हो जाएगा, आप इसको वाई और इसको जेड मान लीजिए, इस तरीके से। ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा, इसके वाई और जेड है, एक्स के परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये एक्स जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स वाई। तीसरा जेड एक्स, इसको हम लोग एक्स, इसको जेड रख लेते हैं। अब परपेंडिकुलर वाई के बनेंगे, ये एक्स वाई, ये वाई जेड, इस तरीके से। अब हमारा जो आंसर है वो है जेड स्क्वायर। इसमें जेड स्क्वायर है वो किस तरीके से, सवाल जो पूछा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, सवाल पूछा है कि ये कह रहा है इसके दो लोब्स जेड अक्ष के अनुदिश होते हैं, लाइक दिस, एक्स वाई एंड जेड, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसमें दो लोब्स इसके इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसके बीच में एक डोनट होता है यहां इस तरफ, और ये होता है हमारे पास डी जेड। यही पूछा था इसने कि कौन सा कक्षक डोनट के आकार का है और इसके दो लोब्स जेड अक्ष के अनुदिश होते हैं। बस जेड अक्ष के अनुदिश से आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, कौन सा यौगिक अनुनाद दिखाता है लेकिन एरोमेटिकता नहीं दिखाता। देखिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पर हम लोग अपनी क्लास में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस है ये एक ही अणु के अलग अलग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है कि किसी एक अणु की अलग अलग संरचनाएं होने की संभावनाएं दिखाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं इसको। जिस तरीके से, जैसे बेंजीन है, यहां जो लोन पेयर होता है वो इधर ट्रांसफर हो सकता है, ये वाला इस तरफ ट्रांसफर हो सकता है, ये वाला इस तरफ ट्रांसफर हो सकता है, यानी ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। ठीक है, रेजोनेंस कई तरीके से स्थापित हो सकता है। जैसे कंडीशन है कि जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई है, ऑर्डर में अगर सिग्मा है और आगे फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अभी अभी एग्जांपल में हमने बताया था बेंजीन में, ये पाई, ये सिग्मा, ये फिर पाई, ये सिग्मा, ये फिर पाई, यानी ये रेजोनेंस दिखाएगा। ठीक है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसके अलावा पाई सिग्मा अगर लोन पेयर है तब भी ये रेजोनेंस दिखाता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है कौन सा यौगिक अनुनाद दिखाता है लेकिन एरोमेटिकता नहीं दिखाता।
एरोमेटिसिटी। अच्छा, इसके अलग अलग वो है, क्लास में देखें क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है ये। तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव जहां से इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके अलावा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। इस प्रकार के आपको अनुनाद मिलेंगे, या इस तरीके से अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं। ठीक है, इन तरीके से। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन में है वो दे रखा है कि एक तो ब्यूटाडाइन। ठीक है, देखो ब्यूटाडाइन में एक संभावना ऐसी है जहां ये क्या दिखा सकता है, ये रेजोनेंस दिखा सकता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन में क्या हो गया, यहां से दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन है, तीन बॉन्ड, कंप्लीट है। अच्छा, यहां क्या हो गया, यहां हो गया साहब पाई। ठीक है, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन ये, लेकिन इसने ये नहीं कहा ये 1,3, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइइन या 1,3 ब्यूटाडाइन, ये हो सकता है। लेकिन इसने क्या कहा था, इसने कहा था ब्यूटाडाइन केवल। तो ब्यूटाडाइन को हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर न देके हम लोगों को प्रॉपर लगातार देना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग इसको आंसर में नहीं दे सकते क्योंकि ये एरोमेटिक तो है नहीं। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये एरोमेटिकता नहीं दिखाता है। ठीक है, तो सवाल में एरोमेटिकता नहीं दिखा रहा है, तो अगर इस तरीके की संरचना होती तो आंसर हमारा हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। बेंजीन, अच्छा बेंजीन हम जानते हैं एरोमेटिक है भाई, है ना। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक की कंडीशन क्या क्या है, एरोमेटिक की कंडीशन पहली बात कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होने का मतलब है हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होगा, sp3 होगा तो प्लेनर नहीं होगा। ओके, अगला दूसरी कंडीशन क्या कहती है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, कॉन्जुगेशन हो गया था, प्लेनर हो गया, है ना। इसके अलावा कंडीशन ये है सर 4n पाई, 4n प्लस 2 पाई, ये इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तब भी ये क्या नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि एरोमेटिक बेंजीन है, इसका मतलब है हमारे पास ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले बोला है कि रेजोनेंस दिखा रहा है तो रेजोनेंस तो दिखाएगा भाई, है ना। पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस दिखा रहा है, लेकिन क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। वो सॉरी एरोमेटिक भी है, क्यों, इसने कहा है कि एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं होगा। अब बात आता है साइक्लोहेक्सीन। देखिए ध्यान से, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन क्या हो जाएगा, देखो साइक्लिक संरचना है, सीधी सीधी इसने बोल दिया है, जिसका मतलब है 6 कार्बन, हेक्सीन 6 कार्बन इस तरीके से लगे हुआ है। अच्छा, साइक्लोहेक्सीन बाहर की तरफ क्या लगा हुआ है, सॉरी हेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, तो यही संरचना हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं साइक्लोहेक्सेन है इस तरीके से, तो यहाँ प्रत्येक पर इस तरीके से दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, देखो गौर करो, तो कंडीशन आप लोग समझ चुके हैं। इसने बोला था कि रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस के लिए हमारे पास कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, कंजुगेशन नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सारे के सारे जो कार्बन है ना, उनके साथ क्या है, sp3 संकरण हाइब्रिडेशन है, तो ये हमारे पास न तो रेजोनेंस है इसमें, और एरोमेटिसिटी भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये भी अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, वो कह रहा है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ओके, ये कहता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो पहली बात याद रखो, ये टेट्रा है ना, इन है, और यहां देखो ऑक्टा है, इसका मतलब है हमारे पास कार्बन कितने, कार्बन है टोटल 6, सॉरी ऑक्टा 8, कार्बन है टोटल 8। तो हमने 8 कार्बन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए साइकिल के रूप में, क्योंकि साइक्लो बोला हुआ है इसने। ठीक है, देखो ध्यान से, अब इसने बोला है टेट्राइन, तो हमको एक बात तो समझ में आती है सर, टेट्राइन है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, ऐसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड चेक कर लीजिए, है ना। क्या हो गया, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा पाई,
अर्थात कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब ये है कि ये रेजोनेंस तो दिखाएगा, अनुनाद तो दिखाएगा, रेजोनेंस तो दिखाएगा, लेकिन एरोमेटिकता में चेक करते हैं। ठीक है, पहले चेक करो प्लेनर है, हाँ भाई प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, प्लेनर हो गया। अब बात करते हैं इसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया, प्लेनर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करके देखते हैं सर, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों। अब n के स्थान पर अगर 0 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो एरोमेटिक होता। अगर यहाँ n के स्थान पर 2 1 रखते तो 4 प्लस 2 ये इतना हो गया सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता तो एरोमेटिक होता। अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखें तो क्या होगा, 2 रख रहे हैं, 1 रखा है ना अभी, तो 2 रखो तो ये हो गया 8 प्लस 2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसका इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। वास्तव में ये जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है, वास्तविकता में ठीक है, हमने इसको अभी अभी बताया कि ये कैसा है, ये एंटी एरोमेटिक है। कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, इसके बारे में हमने बताया। अच्छा, एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप बुक्स में देखने की कोशिश करोगे इसको, है ना, तो ये मिलेगा क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। अच्छा, इसके पीछे की कंडीशन समझो। यौगिक अगर पहला है, पहला साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक होने की पहली कंडीशन क्या है, एरोमेटिक होने की पहली कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा है प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन है, मतलब पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और चौथा है एरोमेटिक होने के लिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझो ध्यान से, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर ये शर्तें फॉलो करता है तो कोई भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है दोस्तों, एरोमेटिक है। और अगर ये शर्तें, इसमें से तीन, एक साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, ठीक है, और कॉन्जुगेशन हो गया, अगर ये तीन शर्तें कंप्लीट की और चौथी शर्त कंप्लीट न करके उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले तो क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलने का मतलब है, हम लोग एक शर्त और यहां देखते हैं, ये शर्त, ये कंडीशन, अगर ये प्लेनर नहीं है, अगर ये प्लेनर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये शर्त होने पर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर प्लेनर नहीं है तो दो शर्त ब्रेक हो गई है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यानी इसने कहा एरोमेटिकता नहीं दिखाता, अर्थात इसका मीनिंग ये है कि एरोमेटिकता में एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों आएंगे। एरोमेटिकता नहीं दिखाता, इसमें केवल ये नहीं दिखाना आपको कि केवल एरोमेटिकता, एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों आएंगे, इसका मतलब है ये नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। अगर हम इस हिसाब से डायरेक्ट, जैसे हमने बोर्ड पे ये संरचना बनाई है इसकी, इस हिसाब से हमको पता चल रहा है सर, हमको अगर दिया जाए कि ये प्लेनर है तो फिर एंटी एरोमेटिक है, और हमसे बताया जाए कि प्लेनर नहीं है, इसकी शेप प्लेनर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसके बारे में कहते हैं कि ये क्या है, एक मुड़ी हुई संरचना बनाता है। ठीक है, जिसको क्या है, जो अपना नॉन एरोमेटिक ना, वो एंटी एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। इसमें से कौन सा यौन गुरुत्व अनुपात के नियम को दर्शाता है। ठीक है, क्या होता है गुरुत्व अनुपात का नियम, यानी जब कोई एक एलिमेंट है,
किन्हीं दो एलिमेंट के साथ मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के अलग अलग द्रव्यमान के साथ जुड़ता है या जुड़कर यौगिक बनाता है। ठीक है, एक एलिमेंट है हमारे पास, वो एक दूसरे किसी एलिमेंट के अलग अलग द्रव्यमान के साथ अलग अलग भार के साथ यौगिक बनाता है। जैसे मान के चलो ये इसके यौगिक के मतलब एक, जैसे मान के चलो इसका 16 है और इसका डबल में ले लिया है, इसका 32 में ले लिया। ठीक है, तो इसका 16 और ये 32, इसके जो दो कंपाउंड बनेंगे ना, इनके द्रव्यमान का एक सरल सिंपल रेशियो बनेगा। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है क्या, कार्बन है। कार्बन में पहले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मतलब 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Cu, और 12 ग्राम कार्बन अब 32 ग्राम मतलब 32 ग्राम के साथ करता है तो क्या बनाता है, 32 ग्राम के साथ करेगा तो डबल हो जाएगा, ये कहेगा CO2 बनाता है। अब जो ऑक्सीजन का इन दोनों के अंदर जो ऑक्सीजन के भार का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, एक सरल गुणित अनुपात होगा। मतलब हमने कहा सर ये 16 और ये रेशियो 32, ठीक है, 1:2। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसमें से देखो चेक करके देखिए, इसमें 3 आ रहे हैं, देखो PH3 और Cl, इसका मतलब है हाइड्रोजन ने दो अलग अलग उसके साथ, तो हम लोग इसको इसमें नहीं मानना है। ठीक है, सेम ये भी आ रहा है, ये चेक करके देखिए PbO और PbO2। ठीक है, तो Pb ने O के साथ और इसी ने O2 के साथ, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और 32 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्ट किया हुआ है, तो इनका रेशियो निकल के आएगा 1 रेशियो। ठीक है, इनको चेक करके देख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, विच प्रोसेस इज अ फिजिकल चेंज। तो कौन सी प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन है, देखिए ध्यान से, भौतिक परिवर्तन क्या होता है पहले इसको समझें। क्या है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज वे चेंज है जो किसी भी भौतिक मेथड से या किसी भी फिजिकल मेथड से, या जो भी आप फिजिकल चेंज और फिजिकल मेथड भी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, एक काम करते हैं, फिजिकल चेंज वो चेंज है इनके केमिकल संगठन, जो रासायनिक संगठन है, और रासायनिक संगठन है वो नहीं बदलता, नहीं चेंज होता। ठीक है, केवल इसकी शेप बदल सकती है, आकार आकृति बदल सकती है, शेप बदल सकती है, लेकिन इसका रासायनिक संगठन नहीं बदल सकता। ठीक है, इसके अलावा जो बनने वाला कोई प्रोडक्ट होगा, यानी जब कोई फिजिकल चेंज हो रही है ना, तो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, लेकिन उसका जो मूल प्रॉपर्टी है, उसके मूल गुण है, वो भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, जैसे लाइक पानी को हम लोग फ्रीज कराएं, पानी को फ्रीज कराएं तो जम जाता है, आइस बन जाता है, तो क्या आइस की प्रॉपर्टियां इसकी प्रॉपर्टी से, रासायनिक प्रॉपर्टी H2 की प्रॉपर्टी से अलग हो जाएंगी, नहीं, H2 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से तो हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है, ये कह रहा है बर्निंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, है ना। हाइड्रोजन को जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, क्लियर है ना। तो हाइड्रोजन को ले लीजिए, 2H2 + O2 = 2H2O, मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन को बर्न कराएंगे तो जल बनेगा, बात खत्म। ठीक है, और हाइड्रोजन से नया जो पदार्थ बनना है, उसके हाइड्रोजन के जो प्रॉपर्टी है वो उसकी जो बनने वाले प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से भिन्न है, इसका मतलब है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन, कहने का मतलब ये है कि सर लोहे का रस्टिंग मतलब लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जो जंग होती है ना, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो लोहे पर जंग लगना केमिकल रिएक्शन है, मतलब लोहा जब वाटर वेपर्स या मतलब H2O वाटर वेपर इसके संपर्क में आता है तो जंग बनाता है, मतलब जंग लग जाती है, उसमें रेड कलर का एक मुरमुरा टाइप का एक पदार्थ निकलता है, मतलब लाल भूरे कलर का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4.XH2O, मतलब ये जंग है। ठीक है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जिसमें क्या हुआ, Fe ने अपना फॉर्मेशन बदल दिया, चेंज कर दिया और स्ट्रक्चर भी बदल गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जंग हो गया, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड में बहुत सारी चीजें होती है ना, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर चीजें, साथ में ही इसमें जो भोजन जाता है ना, उसमें HCl क्या करता है, भोजन के साथ क्रिया करता है।
ठीक है, HCl क्रिया करता है तो भोजन के जो पार्टिकल्स है ना वो अलग अलग उसमें ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब है ये भी कैसी विक्रिया है, ये भी हमारी रासायनिक केमिकल रिएक्शन है। अब बात आते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मतलब मोम का पिघलना क्या है, मोम पिघल जाए, केवल इसने बोला मोम का पिघलना, मोम पिघल जाए, पिघल के लिक्विड हो जाए तो क्या उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी? नहीं। तो आंसर है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आगे की तरफ देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सॉरी क्वेश्चन ये है, यदि 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO बनाता है। इसने कहा सर 12 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ये ऑक्सीजन है, और 12 ग्राम कार्बन, सॉरी 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है मिलकर CO बनाता है, ठीक है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है, ठीक है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 16 ग्राम, अभी अभी जैसे हमने इसके एग्जांपल के बारे में भी बात की थी, जस्ट इस वाले में डिस्कस किया था, और उसने कहा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, ये 16 ग्राम के साथ CO बनाता है, इसके साथ CO2 बनाता है, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। इनका जो रेशियो है ना 16 दूनी 32, एक सरल गुणित अनुपात है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है गुणित अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक चला वैवता नहीं दर्शाता? ओके, ये आइसोमर का एक एग्जांपल है ना, जिसको हम लोग टोटोमेरल कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कौन सा यौगिक चला वैवता नहीं दिखाता, विच कंपाउंड डज नॉट शो टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म कौन सा चीज दिखाता है? टोटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, चला वैवता दिखाना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब किसी कंपाउंड में, कोई कंपाउंड है ना, उसमें से एक समूह या एक तत्व, एक परमाणु, एक तत्व का कोई परमाणु है, वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको चला वैवता कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, क्लियर है ना। अच्छा, इसमें ज्यादातर 1,3 हाइड्रोजन या 1,3 हाइड्रोजन क्या होता है ना, हाइड्रोजन अपने स्थान को चेंज करता है, जिसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से गौर करो, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन इधर डिस्प्लेस कर जाए, आपने कहा ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया और बॉन्ड यहां ब्रेक हो गया। तो जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा यहां से, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा यहां से, तो ये होगा CH2। देखिए हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो CH2, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा C, और यहां जो हाइड्रोजन है ना वो यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, ये बनाएगा OH, क्लियर ना, CH। इसको कहते हैं हम लोग चला वैवता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये ना कीटो फॉर्म है, कौन सा है, और ये कौन सा है, ये देखो, ठीक है, इसको कहते हैं इनैक्ट। कुल मिला के हम लोग इसको समझे हैं कि सर इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना। कीटो फॉर्म इज द मोर स्टेबल, ठीक है, कीटो फॉर्म इज द मोर स्टेबल, और इसको हम लोग जो बदलता है ना, इसको कहते हैं कीटो और इनॉल परिवर्तन, ठीक है, कीटो और इनॉल परिवर्तन। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए इसके आसपास जो कार्बन के पास जहां चला वैवता रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आसपास क्या होना चाहिए, उसके आसपास हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, वो भी कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ तुम्हारे इसमें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहला ऑप्शन है इसका, कि इसने कहा, देखिए ये मैं इसी में समझा देता हूं, ठीक है, यहां कार्बन होगा, इस कार्बन के पास यहां 1 2 ये बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड हो गया, है ना, ये हाइड्रोजन होंगे, इसका मतलब है ये वाला दिखा सकता है, चला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये OH हो सकता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखो यहां से ये, इसके बगल में यहां कार्बन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इनके पास हाइड्रोजन होगा, यानी ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन इनके पास उपस्थित है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर जाएगा,
यहाँ चाहो तो यहाँ H होगा, ये डिस्प्लेस कर दीजिए, यहाँ चाहो तो H हो जाएगा, ये डिस्प्लेस कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब है ये भी रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो देखो यहां इसमें आराम से शिफ्टिंग हो जाएगी तेजी से। देखो किस तरीके से ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। देखिए ये कह रहा है CH, और हमने कहा इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां CH2 हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया और यहां बचाएगा C। ठीक है, और बॉन्ड इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा O, और यहां हो जाएगा H। ठीक है, आगे की तरफ चलिए। और क्वेश्चन नंबर हमारा है C, वो ऑप्शन नंबर है C, ये हमारे पास आंसर है। कैसे? देखो ये यहां फॉर्म है कीटो फॉर्म, एक यहां फॉर्म है कीटो फॉर्म। अब इसके बगल में ये देखो sp2 हाइब्रिड वो है कार्बन है, इसका मतलब है यहां और यहां दोनों जगह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पास आंसर ये होगा ये। इसने कहा कि कौन सा योग चला व्यवस्था नहीं दर्शाता है, तुम्हारे पास ऑप्शन हो गया सी। दोस्तों आगे तरफ आ जाओ। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी है? क्लियर ना? उभयधर्मी क्या होता है? उभयधर्मी जिसमें क्या है, जिसमें अम्लीय गुण भी हो, यानी अम्लीय प्रॉपर्टी हो, और जिसके अंदर क्षारीय प्रॉपर्टी भी हो, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर, यानी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर अम्लीय प्रॉपर्टी और क्षारीय प्रॉपर्टी दोनों हो, उसको हम लोग उभयधर्मी कहेंगे। आंसर आप लोगों को Al2O3 समझा दिया। देखो ध्यान से, ये Na2O, यानी कोई भी मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक लक्षण इसके साथ ऐड करेगा, जो क्या होगा, ये क्षार हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये नॉन मेटल है और इसी के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है, मतलब ये क्षारीय ऑक्साइड हो गया, ये अम्लीय ऑक्साइड हो गया। और CO2, ठीक है, CO2 भी अम्लीय होता है दोस्तों। और अब आता है Al2O3। Al2O3 के बारे में देखते हैं, Al2O3 के बारे में देखते हैं। Al2 की अगर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर इसकी रिएक्शन आप लोग HCl के साथ कराते हैं और Al2O3 की रिएक्शन आप NaOH के साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या है, अम्ल है, और अम्ल इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो अगर ये क्षारीय होगा तो यहाँ अम्ल और क्षार की जो रिएक्शन होती है इस प्रकार की रिएक्शन देगा। और ये क्या है, ये क्षार है तो ये अम्ल होगा तो रिएक्शन देगा। ठीक है, अगर दोनों की प्रॉपर्टी होंगी तो दोनों रिएक्शन देगा, और अगर नहीं प्रॉपर्टी होंगी तो रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर ना? पहला वाला देखो, ये बनाता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनाता है AlCl3। यहाँ इस हिसाब से 3HCl बैलेंस कर लीजिए आप, जो भी है 3HCl ले लीजिए, ठीक है, ये होगा AlCl3 प्लस H2O, बैलेंस आप कर लीजिए, ये हो जाएगा। और इसके अलावा ये बनाएगा आपके पास Al2O3 और NaOH, ठीक है, ये बनाएगा Na और Na सोडियम हो गया, प्लस AlO2 प्लस H2, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये और ये दोनों ही सॉल्ट प्रॉपर्टी रखता है, इसका मतलब है ये अम्ल बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो अम्ल और बेस वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये बेस इस अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका मतलब है Al2O3 दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है। इसका मीनिंग हो गया कि ये उभयधर्मी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।